अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक। सेकेंड ईयर फिज़िक्स में हम चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर्स के बारे में डिटेल में पढ़ा। आज हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ करंट। हमने वो सोर्सेज स्टडी करने हैं जिनकी वजह से किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक करंट मेंटेन होता है। सो आइए चलते हैं हम अपने वाइट बोर्ड की तरफ। आज के हमारे टॉपिक की हेडिंग है सोर्सेज ऑफ करंट। दैट मीन्स वो रीजंस, वो वजह जिनकी वजह से हम किसी मेटालिक कंडक्टर के अंदर करंट को मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक मेटालिक रॉड की एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूं। लेट्स से ये एक मेटालिक रॉड है जिसके दो एंड्स हैं ए और बी। ये मटेरियल ओवरऑल न्यूट्रल है, इसके अंदर मेटालिक बॉन्डिंग है और फ्री चार्ज कैरियर्स मौजूद हैं। अगर मैं इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूं इस तरह से, इस डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से अप्लाई होगी कि यहाँ पे मैं कोई नेगेटिव पोटेंशियल वाला टर्मिनल और यहाँ पे कोई पॉजिटिव पोटेंशियल वाला टर्मिनल रख दूं। अब इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन एंड बी की तरफ जमा होना स्टार्ट हो जाएगी इस तरह से, और ऑपोजिट एंड के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी पॉजिटिव चार्ज की तरह अपेयर होगी। दैट मीन्स इन दोनों एंड्स ए और बी के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो जाएगा। अब ओहम्स लॉ के मुताबिक यहां पे जब पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होगा तो करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा जैसे ही मैं इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां से रिमूव कर दूंगा। दैट मीन्स जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड हटेगी तो क्या होगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हुए आके इन पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट कर देंगे, और जब ये चार्जेस न्यूट्रलाइज होंगे तो नतीजा क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर जाएगा और करंट की वैल्यू भी क्या कर जाएगी, वो भी डिक्रीज होगी। सो अब जो नेक्स्ट चार्जेस फ्लो करेंगे उनका फ्लो रेट बहुत कम होगा पहले की निस्बत, और वो आके अगले अगले पेयर्स को न्यूट्रलाइज करते चले जाएंगे, और एंड के ऊपर यहाँ पे जो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे वो आएंगे और इन चार्ज कैरियर्स को न्यूट्रलाइज करेंगे जो कि आखिर में बच गए हैं। सो इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करता करता जीरो हो जाएगा और करंट भी डिक्रीज करता करता जीरो हो जाएगा। सो इसका मतलब है किसी कंडक्टर के अक्रॉस करंट को फ्लो करवाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू में तब्दीली आती जाएगी तो करंट की वैल्यू भी तब्दील होती जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाएगा, करंट भी कम होता जाएगा। अगर आप चाहते हो कि किसी मेटालिक कंडक्टर से क्या फ्लो करे, स्टेडी करंट फ्लो करे, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको सोर्सेज ऑफ करंट की जरूरत है। और सोर्सेज ऑफ करंट किस काम के लिए चाहिए आपको, वो चाहिए आपको टू प्रोवाइड कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। ये उनका पर्पस है। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की तरफ। जो पहली टाइप हमारी बुक ने डिस्कस की है वो है बैटरीज, जिसे आमतौर पे सेल्स भी कहा जाता है। अब सेल्स क्या करते हैं? सेल्स किसी लोड रेजिस्टर आर के अक्रॉस एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हैं जिसे वी लिखते हैं। इस कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होता है, कांस्टेंट करंट फ्लो करता है। सो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं और वो फ्लो करते करते जब इस बल्ब दैट मीन्स लोड रेजिस्टर से गुजरते हैं तो वो कोलिजन्स की वजह से उनकी एनर्जी किस में तब्दील हो जाती है, लाइट एंड हीट एनर्जी में तब्दील हो जाती है। हमारी प्रीवियस डिस्कशन के मुताबिक चूंकि हम डायरेक्शन करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस जो कि एक्चुअली फ्लो करते ही नहीं है उसकी डायरेक्शन को शो करते हैं, जिसे हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। कन्वेंशनल करंट एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, बस ये इलेक्ट्रॉनिक करंट के ऑपोजिट सपोज कर लिया जाता है और इसका इफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक करंट के बराबर होता है। सो इस तरीके से यहाँ पे करंट फ्लो करता है। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज होता है लेकिन बहुत ज्यादा देर बाद।
इससे करंट की वैल्यू भी डिक्रीज होती जाती है। लेकिन जो बैटरीज हैं वो बहुत लॉन्ग टाइम तक किसी लोड के अक्रॉस कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखती हैं और एक कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करती रहती हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये बैटरीज काम करती किस तरह से हैं। इसके लिए हम एक गैल्वानिक सेल की एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं गैल्वानिक सेल। सबसे पहले हम यहाँ पे गैल्वानिक सेल के लिए एक कंटेनर ड्रॉ करते हैं इस तरह से। इस कंटेनर के सेंटर में एक सेपरेशन है, पोरस ही सेपरेशन है जिसे सिलेक्टिव आयंस फ्लो कर सकते हैं। इस जगह के ऊपर हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है। एक साइड पे जो सॉल्यूशन है वो है कॉपर नाइट्रेट और दूसरी साइड पे जो सॉल्यूशन है वो है जिंक नाइट्रेट। एक साइड पे जो इलेक्ट्रोड डिप किया हुआ है इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर वो है कॉपर और दूसरी साइड पे जो इलेक्ट्रोड डिप किया हुआ है वो क्या है, वो है जिंक। अब जैसे ही आप इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को किसी एक्सटर्नल मेटेलिक वायर से कनेक्ट करते हो जिसमें लेट से कोई लोड रेजिस्टर आर भी अटैच्ड है, तो क्या होता है, कॉपर के ऊपर होती है रिडक्शन। रिडक्शन से क्या मुराद है कि कॉपर अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और किस में तब्दील होता है, वो होता है Cu2+ में और साथ इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है 2E-। और जिंक के ऊपर क्या होती है, उसके ऊपर होती है ऑक्सीडेशन, जिससे मुराद क्या है कि ये जिंक का जो कि पॉजिटिव 2+ वाला आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करता है और किस में तब्दील हो जाता है, वो तब्दील हो जाता है जिंक के मेटल में, जिंक के एटम में तब्दील हो जाता है। अब ये जिंक का जो +2 वाला आयन है ये आया कहां से, ये जो हमारा सोल्यूशन है जब ये एक्वस सोल्यूशन बनता है तो ये जो जिंक नाइट्रेट है ये जिंक 2+ में और NO3 2 में तब्दील हो जाता है। ये वाला जिंक ट्रेवल करता हुआ क्या करता है, इस जिंक इलेक्ट्रोड के पास आता है, उससे इलेक्ट्रॉन्स लेता है और इलेक्ट्रॉन्स लेके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। और इस तरफ इस इलेक्ट्रोड के ऊपर चूंकि कॉपर ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या करता है, इस जगह के ऊपर आता है और इस सोल्यूशन के अंदर शामिल होता रहता है। सो यहाँ पे पहले ही कॉपर नाइट्रेट मौजूद है, लेकिन इस जगह के ऊपर जो नाइट्रेट का आयन ये वाला अकेला रह गया है वो इस पोरस मेम्ब्रेन से गुजरता हुआ इस तरफ आता है और यहाँ पे ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और फिर से कॉपर नाइट्रेट बना लेते हैं। फिर से बता दूं कि यहाँ पे ये जो जिंक नाइट्रेट का सॉल्यूशन है इसमें से जो जिंक है वो ट्रेवल करता हुआ यहाँ पे जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेता है और यहाँ पे अटैच हो जाता है। और जो नाइट्रेट का आयन यहाँ पे बाकी रह गया है वो ट्रेवल करता हुआ यहाँ पे पोरस मेम्ब्रेन से गुजरता हुआ इस तरफ आता है और यहाँ पे कॉपर की रॉड से एक कॉपर का एटम इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद आता है और यहाँ पे इसके साथ आके मिल जाता है और कॉपर नाइट्रेट दोबारा से कंप्लीट हो जाता है। सो इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ पे करंट फ्लो होता रहता है और जो इलेक्ट्रॉनिक करंट के फ्लो की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है। दैट मीन्स यहाँ पे कॉपर ने ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए हैं ये यहाँ से निकलते हैं और ट्रेवल करते हुए यहाँ पे इस डायरेक्शन में आ जाते हैं। दैट मीन्स ये एंड नेगेटिव टर्मिनल बनता है और ये एंड पॉजिटिव टर्मिनल बनता है और जो कन्वेंशनल करंट के फ्लो की डायरेक्शन है वो इसके बिल्कुल ही ऑपोजिट होती है, इस डायरेक्शन में होती है कन्वेंशनल करंट के फ्लो की डायरेक्शन। सो हमने यहाँ पे ये बात क्लियरली देख ली कि एक बैटरी या सेल क्या करती है, वो अपनी केमिकल एनर्जी जो उसके अंदर स्टोर है वो एक्सटर्नल सर्किट कंप्लीट होने पे उसको किस में कन्वर्ट कर देती है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील कर देती है और ये सेल सोर्स ऑफ करंट के तौर पे काम करता है। इस तरह का सेल बनाने के लिए जरूरी नहीं कि आप सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट ही यूज करो। अगर आप कोई सिट्रस फ्रूट जैसे कि लेमन या ऑरेंज लो और उसके अंदर एक साइड के ऊपर कॉपर के इलेक्ट्रोड्स डिप कर दो, इम्बीड कर दो और दूसरी साइड पे जिंक के इलेक्ट्रोड्स इम्बीड कर दो, सो उससे क्या होगा, उससे भी यही रिएक्शन होगा जैसे कि यहाँ पे बना है। कॉपर के इलेक्ट्रोड्स नेगेटिव टर्मिनल बन जाएंगे और जिंक के इलेक्ट्रोड्स वो पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएंगे
और जब आप उन टर्मिनल्स के अक्रॉस क्या करोगे, वोल्ट मीटर या गैल्वानोमीटर या एमीटर कनेक्ट करोगे तो उसकी नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगी। ये करंट बहुत ही थोड़ा होगा। इस करंट को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कॉपर और जिंक के जो इलेक्ट्रोड्स किसी लेमन या ऑरेंज में हमने इम्बेड किए हैं उनकी तादाद, उनका नंबर बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, ज्यादा सारे लेमन्स या ऑरेंजेस एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्ट किए जा सकते हैं, इस तरह से कि एक का कॉपर दूसरे के जिंक के साथ और एक का जिंक दूसरे के कॉपर के साथ कनेक्टेड हो। फिर एंड में जो कॉपर और जिंक के टर्मिनल्स बचेंगे, जब आप उसके अक्रॉस कोई छोटा सा एलईडी बल्ब लगाओगे तो वो बल्ब ग्लो भी करेगा। तो इसका मतलब है कि बैटरीज या सेल्स क्या करती हैं, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देती हैं। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सेल्स पे भी एक ब्रीफ रिव्यू करना है। टाइप्स ऑफ सेल्स कितनी होती हैं? 2 टाइप्स होती हैं। पहले हैं प्राइमरी सेल्स और दूसरे हैं सेकेंडरी सेल्स। प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं? वो सेल्स जो कि डिस्पोजेबल हैं, जिनको इस्तेमाल करके हम फेंक देते हैं, जैसे कि घड़ी के अंदर डलने वाले सेल्स, जैसे कि टीवी के रिमोट में डलने वाले सेल्स। और सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं? वो होते हैं रिचार्जेबल। रिचार्जेबल सेल्स के एग्जाम्पल है हमारे मोबाइल की बैटरीज। इसके अलावा और भी जितने डिवाइसेस हैं जिनकी बैटरीज रिचार्ज हो सकती हैं, वो तमाम की तमाम क्या कहलाती हैं? वो तमाम की तमाम सेकेंडरी सेल्स कहलाती हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सोर्स ऑफ करंट है वो क्या है? दैट इज एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर। इलेक्ट्रिकल जनरेटर का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? उसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है कि अगर कोई कॉइल मैग्नेट्स के पोल्स के दरमियान में मौजूद हो और आप उस कॉइल को किसी तरीके से अपने एक्सिस पे घुमा दें, तो उससे क्या होगा? उससे यहां पे उसका एक टर्मिनल पॉजिटिव और दूसरा टर्मिनल नेगेटिव बनेगा। हाफ रोटेशन के बाद पहला टर्मिनल नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव हो जाएगा। इसकी डिटेल्स चैप्टर नंबर 15 में है, सो यहाँ पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करते। लेकिन हमें यहाँ पे एक बात क्लियरली पता चल रही है कि इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या करता है, वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहां से आती है? इसके लिए आप यहां पे इस रॉड को कनेक्ट कर सकते हो किसी फ्यूल इंजन के साथ, कि फ्यूल बर्न होगा, फ्यूल की कंबशन होगी और इंजन में एक क्रैंकशाफ्ट रोटेट करेगी। वो क्रैंकशाफ्ट इस एक्सेल के साथ कनेक्टेड होगी और ये पूरी कॉइल रोटेट होगी और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का सोर्स इंजन होना लाजमी नहीं है, इसका सोर्स और चीजें भी हो सकती हैं, जैसे कि विंड टरबाइन। विंड टरबाइन क्या होती है? विंड टरबाइन एक ऐसी टरबाइन है जिसमें बहुत बड़े बड़े विंग्स लगे होते हैं और ये टरबाइन किसी ऐसे मैदानी इलाके में सेट कर दी जाती हैं जहां पे हवा बहुत ज्यादा चलती हो। सो जब हवा चलती है तो वो इस टरबाइन के विंग ब्लेड्स को घुमाती हुई गुजरती है, जिसकी वजह से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तब्दील होती है और आगे वो किसी कॉइल को घुमाती है और उससे क्या जनरेट होती है? उससे बिजली जनरेट होती है। पाकिस्तान की एग्जांपल लें तो पाकिस्तान में सिंध के अंदर हैदराबाद से कराची जाते हुए रेलवे ट्रैक के राइट साइड के ऊपर थाउजेंड्स की तादाद में विंड टरबाइंस मौजूद हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन का पर्पस पूरा करती हैं। इसके अलावा दूसरी टाइप ऑफ टरबाइंस वाटर टरबाइंस भी होती हैं। इसमें क्या होता है? किसी डैम में स्टोर्ड वाटर फ्लो करता है टनल्स के जरिए से और उन टनल्स के अंदर भी विंग ब्लेड्स लगे हुए होते हैं। सो जब पानी वहां से गुजरता है तो वो उन विंग ब्लेड्स को घुमा के गुजरता है। सो इस तरीके से टरबाइन घूमती है। टरबाइन आगे कपल्ड होती है किसी जनरेटर कॉइल के साथ, जिससे जनरेटर कॉइल घूमती है और बिजली पैदा होती है। नेक्स्ट जो सोर्स ऑफ करंट हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? वो है थर्मोकपल। थर्मोकपल क्या है? थर्मोकपल एक ऐसा मटेरियल है जिसमें 2 डिफरेंट
मेटल की वायर्स या रॉड्स मौजूद होती हैं इस तरह से। लेट्स से ये मैं कहता हूं कि ये एक मेटल है और ये दूसरा मेटल है। इन मेटल्स के जो फ्रंट एंड्स हैं उनको आपस में इस तरीके से इलेक्ट्रिकली कांटेक्ट में जोड़ दिया जाता है। अब यहां पे ये जो एंड है जो आपस में अटैच है, इसको अगर हम किसी फ्लेम के ऊपर या हाई टेम्परेचर पे रखें तो यहां पे टेम्परेचर हाई हो जाएगा, और टेम्परेचर हाई होने से क्या होता है, रैंडम थर्मल वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ती हैं और इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल के दूसरे एंड की तरफ फ्लो करते हैं। सो जाहिर बात है मेटल्स डिफरेंट हैं, दोनों की इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्शंस की वैल्यूज अलग रहता है। सो जो मेटल बहुत अच्छा कंडक्टर होगा उसमें एक एंड के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स जमा होंगे उनकी तादाद ज्यादा होगी, और जो दूसरा मेटल है जिसकी कंडक्शन इतनी अच्छी नहीं है वहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जमा होंगे लेकिन उनकी तादाद क्या होगी, उनकी तादाद कम होगी, क्योंकि एक एंड को हमने हाई टेम्परेचर पे रखा है और दूसरे एंड को हमने क्या किया है, उसको हमने लो टेम्परेचर के ऊपर रखा है। इस तरीके से यहां पे एक टेम्परेचर का डिफरेंस या टेम्परेचर ग्रेडियंट बना है, डेल्टा टी बाय डेल्टा आर। अब देखिए यहां पे जो दो डिफरेंट मेटल के एंड्स हैं, एक जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जमा हैं वो रिलेटिवली नेगेटिव पोटेंशियल पे आ जाएगा, और जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन्स जमा हैं वो रिलेटिवली पॉजिटिव पोटेंशियल पे आ जाएगा। सो अब क्या, अब अगर आप यहां पे किसी तरीके से कोई एक्सटर्नल कनेक्शन करें, यहाँ पे लेट्स से कोई सेंसिटिव गैल्वानोमीटर इस जगह के ऊपर अटैच करें, तो गैल्वानोमीटर की नीडल क्या करेगी, ये गैल्वानोमीटर की नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगी। इससे पता चलेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और कन्वेंशनल करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। सो ये बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है थर्मोकपल का। सो थर्मोकपल क्या करता है, इट कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये थर्मोकपल हीट सेंसर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, हीट सेंसर कह लीजिए या फिर आप टेम्परेचर सेंसर कह लीजिए। सो इसके लिए ये इस्तेमाल होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि घरों में जो एसीज लगे होते हैं उनमें टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक तार आगे की तरफ निकल के लटकी हुई होती है। वो तार क्या होती है, वो एक थर्मोकपल होता है। थर्मोकपल क्यों होता है कि जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होता है गैल्वानोमीटर की जगह पे लगे हुए डिवाइस के ऊपर उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आता है और इससे टेम्परेचर सेंस हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि जब आप टेम्परेचर सेट करते हो एसी के ऊपर, तो जब आपका रिक्वायर्ड टेम्परेचर आ जाता है तो गैल्वानोमीटर के ऊपर एक सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस आता है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस आते ही सर्किट डिजिटली ऑफ हो जाता है और एक इन्वर्टर एसी जो है वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम कर देता है। इसके बाद जो नेक्स्ट सोर्स ऑफ करंट हमने पढ़ना है वो क्या है, वो है सोलर सेल। सो सोलर सेल्स पढ़ने जा रहे हैं। सोलर सेल्स क्या होती हैं, सोलर सेल्स सेमीकंडक्टर के बने हुए ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि किसको कन्वर्ट करते हैं, सन लाइट की एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसकी डिटेल्स हमारे चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मौजूद है, तो ज्यादा मैं यहां पर डिस्कस नहीं करूंगा। सिर्फ ये बता देता हूं कि हमारे पास एक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है जिसमें दो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स को इस तरह से एक बाउंड्री के जरिए से सेपरेट किया होता है। यहां पे जो कनेक्टिंग वायर्स का कनेक्शन है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स के साथ होता है। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर से आने वाली वायर्स एक एक्सटर्नल लोड के साथ कनेक्ट की जाती हैं। अब क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे सनलाइट या सन हीट पड़ती है तो यहाँ पे इस जगह के ऊपर इस तरीके से क्रॉसिंग होना शुरू हो जाती है कि इस जगह के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा हो जाती है और इस जगह के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में कमी हो जाती है। नतीजा क्या होता है, ये टर्मिनल नेगेटिव बनता है, ये पॉजिटिव बनता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करता है।
या फिर उसके अगेंस्ट हम कन्वेंशनल करंट को इस डायरेक्शन में कंसीडर कर लेते हैं। अब अगर आप इस रेजिस्टर की जगह के ऊपर कोई बैटरी लगाएंगे तो वह बैटरी चार्ज हो सकती है। ये भी बताता चलूं कि यहाँ पे ये जो एक अकेला सोलर सेल है ये कोई खास पोटेंशियल डिफरेंस या करंट की वैल्यू नहीं बनाता। एक अकेला सोलर सेल मिली वोल्ट में पोटेंशियल डिफरेंस बनाता है और मिली एम्पेयर में करंट बनाता है। लेट्स से मैं कहता हूं कि ये 1 मिली वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस और 1 मिली एम्पेयर का करंट प्रोवाइड कर सकता है। अब अगर आपको क्या चाहिए, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से 1000 सोलर सेल्स बनाने हैं और उनको अटैच कर देना है सीरीज में। अब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ के 1 वोल्ट हो जाएगा अगर 1000 सोलर सेल्स होंगे, लेकिन करंट 1 मिली एम्पेयर ही रहेगा। तो आपने करंट बढ़ाना है, तो करंट कैसे बढ़ाएं? आप यहां पे 1000 पैरेलल में ऐड कर दें क्या, सोलर सेल्स। फिलहाल जितने मैंने ड्रॉ किए हैं उसके हिसाब से बताऊं तो यहां पे ये जो हर एक सीरीज कॉम्बिनेशन है ये 5 मिली वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रहा है इंडिविजुअली। अब अगर हम इस कनेक्शन को आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर दें इस तरह से, तो उससे क्या होगा कि चूंकि सिर्फ एक जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो 1 मिली एम्पेयर करंट ही प्रोवाइड कर सकता है, तो जब ये 4 आपस में पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो यहां पे हमें 4 मिली एम्पेयर का करंट मिल जाएगा। सो ये जो मैंने इतना कॉम्बिनेशन बनाया है ये 5 मिली वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस और 4 मिली एम्पेयर का करंट प्रोवाइड कर सकता है। अगर यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन दोनों 1000 सेल्स तक एक्सटेंड कर दिए जाएं तो 1 वोल्ट और 1 एम्पेयर का एक सेट बन सकता है। इसी तरीके से इनके लार्ज कॉम्बिनेशन से 12 वोल्ट की सोलर प्लेट्स, जिन्हें हम सोलर पैनल्स भी कहते हैं, वो बनाई जाती हैं जो कि डिफरेंट रेंज के करंट्स प्रोवाइड करती हैं आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। सो ये सोलर सेल्स का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है। इसकी डिटेल्स तो हम चैप्टर नंबर 18 में पढ़ेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे एक टर्मिनल नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव बनता है। बहरहाल ये 4 सोर्सेज ऑफ करंट हैं, बैटरीज, जनरेटर्स, थर्मोकपल्स और सोलर सेल्स। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमारा पहला एमसीक्यू है, अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स लीनियर मोशन ऑफ फ्लूइड्स इनटू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड अ जनरेटर, थर्मोकपल, टरबाइन या सेंसर। जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। थर्मोकपल एक ऐसा डिवाइस है जो कि हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सेंसर एक ऐसा डिवाइस है जो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वोल्टेजेस में तब्दील करता है। लेकिन टरबाइन एक ऐसा डिवाइस है जो कि किसी फ्लूइड के फ्लो को किस में तब्दील कर देता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में तब्दील कर देता है। जैसे कि हमने विंड टरबाइन की एग्जांपल ली कि जब उसके क्रॉस विंड फ्लो करती है तो उसके टरबाइन के विंग्स घूमते हैं। इसी तरीके से किसी डैम में जो टनल्स होती हैं उनके अंदर वाटर टरबाइंस भी मौजूद होती हैं, ब्लेड्स होते हैं जिनमें से जब वाटर फ्लो करता है तो वो रोटेट करते हैं। सो सी इज द राइट ऑप्शन, दैट इज अ टरबाइन। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्पोजेबल, किसको हम इस्तेमाल करके फेंक सकते हैं, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, सोलर सेल या ऑल ऑफ देम। ऑब्वियसली आप कभी सोलर सेल को डिस्पोज करना नहीं चाहेंगे क्योंकि एक सोलर प्लेट कई साल तक विदाउट एनी डैमेज ऑपरेट कर सकती है। सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं, वो रिचार्जेबल सेल्स होते हैं जैसे कि मोबाइल की बैटरीज। और प्राइमरी सेल्स वो हैं जो कि घड़ी में या फिर रिमोट कंट्रोल्स में डलते हैं, जो इस्तेमाल करके हम फेंक देते हैं। इसलिए प्राइमरी सेल्स हैं डिस्पोजेबल, इनको हम इस्तेमाल करके फेंक सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूटिलाइजेस प्राइमरी सेल्स। प्राइमरी सेल्स कहाँ यूज होते हैं, वॉल क्लॉक्स, जी हाँ यहाँ यूज होते हैं। लैपटॉप्स नहीं, वो तो रिचार्ज हो जाते हैं। मोबाइल फोन्स वो भी रिचार्ज हो जाते हैं। और इग्निशन सिस्टम ऑफ व्हीकल्स, तो यहाँ पे तो मैकेनिज्म ही अलग है, यहाँ पे भी बैटरीज ही यूज होती हैं और वो भी रिचार्जेबल होती हैं। सो ये जो निचली 3 ऑप्शन है ये सेकेंडरी सेल्स के लिए हैं। प्राइमरी सेल सिर्फ ऑप्शन ए ही है। नेक्स्ट एमसीक्यू है,
विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस यूजेस अ सेकेंडरी सेल्स। तो टीवी रिमोट में हम सेल इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, ये प्राइमरी है। फिर उसके बाद ब्लूटूथ माउस की बात की जाए तो यहाँ पे भी हम डिस्पोजेबल सेल ही यूज करते हैं। लेकिन ब्लूटूथ हैंड्स फ्री की बात करें तो ये दोबारा रिचार्ज हो सकती हैं, और रिचार्जेबल सेल्स को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेल्स होते हैं। सो ब्लूटूथ हैंड फ्री इज अ डिवाइस विच कंटेन अ सेकेंडरी सेल और बैटरी। सो सी इज आवर राइट ऑप्शन। सो स्टूडेंट्स, ये थे सोर्सेज ऑफ करंट। नेक्स्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस करना है कि जब इन सोर्सेज ऑफ करंट का एस्टैब्लिश करंट कुछ डिवाइसेस में से फ्लो करता है तो उस करंट के क्या इफेक्ट्स होते हैं। सो अंटिल देन, खुदा हाफिज।